हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होते हैं, चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को मई 26 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल एफआर की आरटीपी कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं। आरटीपी सब्जेक्ट आपका सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अटेम्प्ट है मई 26। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मई 26 अटेम्प्ट के लिए जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। और मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका सिलेक्शन दो बेस पे किया गया। एक, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सेकंड, उन क्वेश्चन में रिस्पेक्टिव इंडेक्स और चैप्टर के आपके मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। अगर मैं आरटीपी की बात करूं तो आरटीपी के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में अमेंडमेंट दे रखी है। अमेंडमेंट की वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी। पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट आरटीपी कवर कराऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके केस सिनेरियो कवर होंगे। आइए पार्ट 2 पे चलते हैं। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं, अमेंडमेंट की वीडियो इसके बाद आएगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरे चैनल पे वो अमेंडमेंट की वीडियो होगी, ठीक। आइए पार्ट 2 में चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर में। पहला क्वेश्चन केस सिनेरियो क्वेश्चन है। स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हमें एग्जाम के अंदर केस सिनेरियो कैसे हैंडल करना चाहिए। दोस्त उसके लिए आपको ना 3 स्टेप फॉलो करने। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप एमसीक्यू पढ़ेंगे। सर अगर हम पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे तो उसका आंसर कैसे देंगे। दोस्त मैंने ये नहीं बोला कि आपने उसी टाइम आंसर टिक करना है। आप पहले क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है, जब आप एमसीक्यू पढ़ के केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना तो आपका पूरा फोकस आंसर के ऊपर होगा। क्योंकि जब हम डायरेक्ट केस सिनेरियो पढ़ते हैं ना तो केस सिनेरियो के अंदर जो आपका केस स्टडी दे रखी है उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए रेलेवेंट ट्रीटमेंट वो है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसलिए आप स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, केस सिनेरियो पढ़ेंगे। और स्टेप 3 में फिर आप क्या करेंगे, एमसीक्यू का आंसर करेंगे, ठीक। आइए हम पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द वाउचर। आपसे वाउचर का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पूछा गया है। प्राइमा फेसी क्वेश्चन आपका इंड AS 115 का होगा, ठीक। हाउ मच रिवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज इन द करंट ईयर फॉर सेल ऑफ ग्रोसरी। ये भी आपका 115 का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि आप कितनी रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस आरटीपी के अंदर ना एक दो जगह मिस्टेक है, तो आपको मैं वो भी करेक्ट करा दूंगा, ठीक। चलिए, एट व्हाट वैल्यू द लायबिलिटी और डेफर्ड रिवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन इनिशियल सेल ऑफ ग्रोसरी। आपने बताना कि कितनी लायबिलिटी या आपका डेफर्ड रिवेन्यू रिकॉर्ड होगी। 115 का क्वेश्चन है। व्हेन द लायबिलिटी और डेफर्ड रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू। वो ये कह रहा है कि जो आप इनिशियली लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, डेफर्ड रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेल, उसे आप रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे चर्चा। ये भी आपका 115 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, what would be the nature of the said liability अंडर विच स्टैंडर्ड। जो आपकी लाइबिलिटी है उसकी नेचर क्या होगी। अगर हम वाउचर की लाइबिलिटी की बात करें तो उसे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं अंडर आपका इंड AS 115। तो इसका तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। बिना केस सिनेरियो पढ़े ही मैंने आपको इसका आंसर करा दिया, ठीक। चलिए, और आप भी एग्जाम के अंदर अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, जहां पे आपका 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही आंसर होगा। आइए हम केस सिनेरियो पढ़ते हैं। An entity entered into a contract with a customer A to sell grocery at its market price INR 200। एंटिटी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर ए के साथ कि वो ग्रोसरी सेल करेगा उसे कितने मार्केट प्राइस पे, 200 के प्राइस पे, ठीक। इस पे ग्रोसरी सेल हुई। एंड द अरेंजमेंट इंक्लूड ए 40% डिस्काउंट वाउचर ऑन फ्यूचर परचेज। हमने कस्टमर को साथ में कमिटमेंट कर ली कि कस्टमर जब फ्यूचर में परचेज करेगा तो उसे 40% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ना इनिशियली 2 कमिटमेंट कर ली है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। एक, हम क्या करेंगे, गुड्स की सेल करेंगे, और सेकंड हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट वाउचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। साइमल्टेनियसली सीजनल प्रमोशन गिव्स ऑल कस्टमर 10% डिस्काउंट। अच्छा, हम कस्टमर को कह रहे हैं कि आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा फ्यूचर परचेज पे, लेकिन हर कस्टमर को हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वाउचर की वैल्यू 30% रहेगी। Therefore, customer A receive an incremental discount of 30%, 40% discount on the contract
लेस द 10% डिस्काउंट अवेलेबल टू ऑल कस्टमर। एंटिटी डिटरमाइन देयर इज एन 80% लाइकलीहुड ऑफ रिडम्पशन, मतलब जो हम वाउचर प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर उसमें से 80% ही क्या कर पाएगा, आपका रिडीम कर पाएगा। एंड एस्टिमेट दैट कस्टमर विल परचेज ऑन एवरेज INR 50 ऑन एडिशनल ग्रोसरी। देखिए फ्यूचर में जो कस्टमर है वो कितने की परचेज करेगा, एक्सपेक्टेड है 50 की, ठीक। और जब वो 50 की परचेज करेगा तो उसके ऊपर उसे डिस्काउंट मिल जाएगा 30% एडिशनल, जो कि डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए था, 40% मिलना चाहिए था, लेकिन 10% डिस्काउंट सबको मिल रहा है तो 30% अपने वाउचर की वैल्यू हो जाएगी। और ऐसा 80% कस्टमर करेंगे, मतलब 80% इसका अमाउंट रिडीम होगा। तो वाउचर की वैल्यू कितनी आ गई सर, वाउचर की वैल्यू आ गई 50 इंटू 30% इंटू आपका 80%, सर 12। और गुड्स की वैल्यू कितनी है 200। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 200 को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से एलोकेट कर देंगे। तो 200 डिवाइड बाई 212 इंटू 200, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 188.68 और ये अमाउंट आएगा आपका 11.32। आइए अब एक एक करके आंसर टिक करते हैं। व्हाट इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द वाउचर। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आपने बताना कि वाउचर का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है। ध्यान रखना क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि वाउचर के अगेंस्ट हम वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करेंगे, उसने पूछा कि वाउचर का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितने से, 12 से आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा। हाउ मच रिवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर फॉर सेल ऑफ ग्रोसरी। जब आपने ग्रोसरी सेल की है तो आप कितनी रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर में, आपका 188.68 आ जाएगा। एट व्हाट वैल्यू द लायबिलिटी ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन इनिशियल सेल ऑफ ग्रोसरी। जब आपने ग्रोसरी को इनिशियल सेल किया तो उस टाइम पे आप कितनी लायबिलिटी या डेफर्ड रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट आपका 11.32 आ जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट हमने 200 में से क्या किया है, वाउचर के अगेंस्ट रिसीव किया, तो उतना हम अमाउंट एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। When will the liability of deferred revenue recognized at the time of initial sale be recognized as revenue? जो हमने इनिशियल सेल के टाइम पे लाइबिलिटी या डेफर्ड रिवेन्यू रिकॉर्ड की है, ये वाला अमाउंट, इसे हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब कस्टमर फ्यूचर में गुड्स परचेज कर लेगा या फिर वाउचर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। द सेड लाइबिलिटी विल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू। हाँ, उसमें जो अर्लियर डेट होगी, ध्यान रखना, सेड लाइबिलिटी विल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू, नो। The said liability will be subsequently credited to revenue only when the customer purchase in future using the discount coupon or when the coupon expire। मतलब इसमें से जो भी घटना पहले घट जाएगी। चलिए ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन 5 का आंसर हमने ऑलरेडी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है और उस मिस्टेक का एक रीजन भी हो सकता है, मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा, मिस्टेक क्या वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, उस मिस्टेक को साइड में रख के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, आप पूरी तरह से क्वेश्चन में फोकस करना, और जब क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा तब हम उस मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको ठीक करा दूंगा मिस्टेक। ठीक, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड ऑफ 2 डिफरेंट डेट। ये अलग अलग डेट पे बैलेंस शीट दे दी है एम और एन की। ये एम लिमिटेड है 31 मार्च X2 और ये एन लिमिटेड है 31 दिसंबर X1। ठीक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट है आपका 40,000 शेयर इन एन लिमिटेड, 1,000 डिवेंचर इन एन लिमिटेड। हमने 1,000 डिवेंचर ले रखे एन लिमिटेड के, और यहाँ पे अगर 40,000 शेयर है और एन के टोटल शेयर कितने हैं, 10 का एक शेयर है तो 50,000, 80% होल्डिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे कंसोलिडेशन में, अगर एक कंपनी और दूसरी कंपनी के म्यूचुअल बैलेंस है तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर तो उसके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को कैंसिल करते हैं। जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंपनी के रिटेन अर्निंग के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1,000 डिबेंचर है जी सर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 13% डिबेंचर है 3 लाख के। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख के जो डिबेंचर है, 3,000 नंबर ऑफ डिबेंचर में 1,000 नंबर ऑफ डिबेंचर में कितने डिबेंचर होंगे, 1 लाख के, और यहाँ पे डिबेंचर कितने टोटल 150 है, तो 50,000 का नुकसान होगा किसका, पेरेंट कंपनी का। तो हम यहाँ पे एक एंट्री पास कर देंगे ग्रुप के अंदर, 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख से, आपका क्रेडिट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, और डिफरेंस जो है आपका 50,000 से लॉस आ जाएगा, इसे हम रिटेन अर्निंग P&L के अंदर एडजस्ट कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री आ गया, फाइनेंशियल एसेट आ गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं एक बार ना। प्रीपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च X2 आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड, इग्नोर नोट्स टू अकाउंट। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 31 दिसंबर X1 की जो बैलेंस शीट है इसे अपडेट करना पड़ेगा 31
मार्च X2 के हिसाब से, ठीक। आइए, ऑन 5 जनवरी X2 मतलब 31 दिसंबर के बाद सर्टेन इन्वेंट्री ऑफ एन लिमिटेड कॉस्टिंग 20,000 वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर इन्वेंट्री फायर से डिस्ट्रॉयड होगी है तो हम क्या करेंगे, उसका एक इंपैक्ट लेंगे P&L के अंदर, दैट इज आपका रिटेन्ड अर्निंग, और एक इंपैक्ट कहां पे लेंगे, इन्वेंट्री के अंदर, ठीक। तो ये इन्वेंट्री में इंपैक्ट आ जाएगा 20,000 से। द इंश्योरेंस कंपनी पेड 75% ऑफ द क्लेम। हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, हमें क्लेम पे कर दिया। ध्यान रखना, रिसेबल नहीं है, पेड हो गया तो कैश एंड बैंक में इंपैक्ट आ जाएगा। अब 20,000 हमें नुकसान हुआ, 75% हमने क्लेम रिसीव कर लिया इंश्योरेंस कंपनी से, तो 15,000 को अपना गेन हो गया एक तरीके से। तो नेट लॉस अपना 5,000 से हो गया, और 15,000 से क्या आएगा, आपका कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नेट इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग का 5,000 का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन 20 जनवरी X2 एम लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एन लिमिटेड। ये एम लिमिटेड कंपनी है, ये एन लिमिटेड कंपनी। ध्यान रखना, ये जो ट्रांजैक्शन है 20 जनवरी को हुई है, 31 दिसंबर के बाद हुई है। अब एम में इसका इंपैक्ट आ चुका होगा। सर कैसे? क्योंकि एम की जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 मार्च X2 की दे रखी है, लेकिन इसका इंपैक्ट एन में नहीं आएगा, क्योंकि एन की जो बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर X1 की बैलेंस शीट दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट एन की बुक्स में लेना पड़ेगा। 20 जनवरी X2 एम लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एन लिमिटेड कॉस्टिंग 150 एट एन इनवाइस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। एम ने क्या किया, एन को गुड्स बेचे हैं, कॉस्ट 150 है एम के लिए, लेकिन इनवाइस प्राइस कितना है, कॉस्ट प्लस 20%, मतलब 180 पे सेल कर दिया। तो 20 जनवरी को क्या घटना घटती है, 150 की कॉस्ट का गुड्स इनको सेल कर दिया कितने पे, 180 पे। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या आया होगा सर, एन ने अपने यहां पे 180 की परचेज रिकॉर्ड की होगी, और आपका एक तरीके से इन्वेंट्री बढ़ गई होगी। अब देखते हैं कि आगे इसका क्या स्टेटस रहा है। 50% ऑफ दोज गुड्स वर रीसोल्ड बाई एन टू एम विद इन 31 मार्च X2, ठीक है। अब एन ने क्या किया, इसका 50% दैट इज 90,000 के गुड्स किसको बेच दिए, एम को बेच दिए, सेल कर दिए। कितनी वैल्यू पे सेल किए, 50% ऑफ दोज गुड्स वर रीसोल्ड बाई एन लिमिटेड टू एम लिमिटेड विद इन 31 मार्च X2। ओके, यहां पे वैल्यू गायब है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे। दीज वर देन सोल्ड बाई एम टू थर्ड पार्टी बिफोर 31 मार्च X2। एम ने इसे क्या किया, इन गुड्स को सेल कर दिया, सेल टू थर्ड पार्टी। अगर ये थर्ड पार्टी को सेल नहीं होती तो इसके ऊपर क्या आता, आपका स्टॉक रिजर्व आ जाता, ठीक। अब मैं क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले एक बार यहां पे देखते क्या क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए 150 की कॉस्ट का गुड्स 180 पे चला गया, और उसमें से 90,000 का गुड्स एक तरीके से वापस सेल हो गया है। तो अगर मैं एन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे क्या आएगा, 90,000 की इन्वेंट्री आ जाएगी। 90,000 से क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी। और क्योंकि 150 के कॉस्ट का गुड्स 180 पे बेचा गया है, आपका 30,000 का क्या है, इसमें प्रॉफिट है जो एम ने रिकॉर्ड किया होगा। अब 50% इन्वेंट्री सोल्ड बाय एन लिमिटेड अगेन टू एम लिमिटेड, तो 50% अनसोल्ड इन्वेंट्री, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज आपका 15,000। तो जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा सीएफएस के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा, 15,000 से मैं अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल कर दूंगा, ठीक जी सर। और जो ये इंपैक्ट है 90,000 की इन्वेंट्री का, या यहां पे जब हमने उसे कितनी वैल्यू बेचा इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे, उसका इंपैक्ट आपका P&L पे आ जाएगा, एक तरीके से आपकी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी और ये आपकी परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए, एज ऑन 31 मार्च X2 को एन लिमिटेड ओन 60,000 टू एम लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स। ये जो ट्रांजेक्शन हुई ना, इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो एन लिमिटेड है वो ऋणी है किसका, एम का, मतलब 60,000 किसे पे करना है, एन को, एम को पे करना है। अब देखिए कायदे से तो एन को कितना पे करना चाहिए था सर, 180, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कितना अमाउंट अभी पे करना बाकी है, 60,000, तो 120 की क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी। 120 की क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एन लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 75,000, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो हम एक काम करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इनका जो जो इंपैक्ट आएगा एन की बुक्स में वो इंपैक्ट ले लेते हैं, और ध्यान रखना ये इंपैक्ट हम एसएफएस में लेंगे, सीएफएस में इंपैक्ट आपका बाद में आएगा 15,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, ठीक।
करते चर्चा। देखिए, एम ने एन को गुड्स बेचे, तो इसने अपने यहाँ पे क्या किया होगा, इसने अपने यहाँ पे सेल रिकॉर्ड की होगी, उसका इंपैक्ट 31 मार्च को ऑलरेडी आ चुका होगा, तो बिल्कुल आ चुका होगा। लेकिन एन के यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी हो 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन दे रखी, तो एन को क्या करना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा। तो एन ने क्या किया होगा, पीएनएल के अंदर इसे एज ए परचेज रिकॉर्ड किया होगा। मैं एक काम करता हूं, टी फॉर्म में आपको पीएनएल अकाउंट बना के दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट 180 की इसने क्या किया होगा, परचेज रिकॉर्ड की होगी। अब आउट ऑफ 180 इसने 50% गुड्स बेच दिया 120 का, क्योंकि 120 का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, तो 120 क्या होगा सर, सेल वैल्यू आई होगी, और रिमेनिंग जो स्टॉक है वो 90,000 से आया होगा। ये आपका इन्वेंट्री आ गई 31 मार्च X2 को, तो 30,000 का प्रॉफिट आया होगा। तो हम यहां पे कैसे कैसे इंपैक्ट लेंगे, 30,000 से तो प्रॉफिट बढ़ गया सर, बिल्कुल प्रॉफिट बढ़ गया। 90,000 से इन्वेंट्री बढ़ेगी। जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो 180 का हमने ट्रेड पेबल रिकॉर्ड किया था, और जब गुड्स सेल किए हैं तो 120 से आपका ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ होगा, तो 60,000 का नेट क्या आ जाएगा, आपका ट्रेड पेबल आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल के अंदर 60,000 ऐड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमने क्या किया है, जो एन की बैलेंस शीट है उसे अपडेट कर दिया है। सर एक बार डबल इंपैक्ट चेक करा दो, 90,000 यहां पे आया, 30 और 60 टैली है, 5,000 यहां पे अगर आप देखेंगे तो नेट इंपैक्ट आया है माइनस में, और यहां पे भी अगर आप देखें तो 5,000 का नेट इंपैक्ट आया माइनस के अंदर, ठीक। चलिए बैलेंस शीट आप चाहो तो यहां पे अपडेट कर सकते हो, बट एज सच नीड नहीं है। हम इनका इंपैक्ट लेके क्या करें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द एन लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 75,000, बिल्कुल ठीक है। एनसीआई इज मेजर्ड एज पर फेयर वैल्यू मेथड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, हम एनसीआई क्या करेंगे, फेयर वैल्यू मेजर करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द एन लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आपका 18%, तो एनसीआई की फेयर वैल्यू कितने से आएगी सर, एनसीआई के पास जो टोटल इक्विटी शेयर है वो आपका 10,000 शेयर है, इंटू 18 180। आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी। आइए, हमने सबसे पहले यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे अपडेट करनी है एन की बैलेंस शीट, हमने अपडेट कर दिया, ठीक। अब हम क्या करें, कंसोलिडेशन का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट कौन सा बनेगा सर, सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा, मैं यहां पे वर्किंग नोट बना देता हूं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। पीसी पेड कितने से सर, पीसी पेड आएगा आपका 8 लाख से, प्लस एनसीआई एट फेयर वैल्यू कितने से सर, एनसीआई एट फेयर वैल्यू 180 से। सेकंड वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, हम एनसीआई का अपडेटेड बैलेंस कैलकुलेट करेंगे ऑन द डेट ऑफ आपका कंसोलिडेशन 180 प्लस जो भी आपका शेयर इन प्रॉफिट आएगा। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग बनाएंगे। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग के अंदर एक तो आपका 450 की रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ना स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाएंगे ऑफ आपका एन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट ऑफ एन लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस, आपका रिवेन्यू रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग दे रखी क्वेश्चन ने, और टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 5 लाख से है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आपने कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को पढ़ रखा, ठीक। कोई एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं इसके अंदर, अगर आप देखेंगे ना। रिटेन्ड अर्निंग कितने से है सर, रिटेन्ड अर्निंग प्री एक्विजिशन अपना 75,000 है। अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस अपडेटेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,05,000 माइनस 20,000 प्लस आपका 15,000, आप नेट 5,000 माइनस करके दिखा सकते हैं, प्लस आपका 30,000। सर 2,70,000 है, सॉरी 2,30,000 है, 230 है। अब 230 की जो है रिटेन्ड अर्निंग है आपका टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसमें से 75,000 आपका रिटेन्ड अर्निंग है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ये आपकी रिवेन्यू रिटेन्ड अर्निंग आ गई 155। ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपका आइडेंटिफाई नेट एसेट एट फेयर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने अलग से एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू दे रखी, तो वी एज्यूम कि जो बुक वैल्यू वही क्या है, फेयर वैल्यू 575,
और इसे हम लोग क्या करेंगे सर, इसे हम एलोकेट कर देंगे। सर इसमें स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट नहीं होगी, नहीं होगी बेटा, क्योंकि एम ने गुड सेल किया तो एम की रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट होगी। अच्छा सर ये बताओ, जो डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट थी उस पर जो प्रॉफिट लॉस होगा उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, नहीं, क्योंकि वो एम ने इन्वेस्टमेंट करके थी, एम की रिटेन अर्निंग के अंदर होगी। ठीक, तो 155 इंटू 80% आपका पेरेंट कंपनी और एनसीआई में जाएगा 31,000 बाय। पोस्टिंग करते हैं 575 आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एट फेयर वैल्यू, डिफरेंस आपका गुडविल आ जाएगा 4,05,000 से गुडविल। एनसीआई का अपडेटेड बैलेंस 31,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, 2,11,000। रिटेन अर्निंग में 50,000 से तो हमने क्या किया, जो डिवेंचर कैंसिल किया उसके ऊपर लॉस हुआ है। और सर और अगर आप देखेंगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट है कितने से सर, अनरियलाइज प्रॉफिट अपना 15,000 से। आप एक काम करेंगे 15,000 का इंपैक्ट अब आप यहां पे भी ले लेंगे एज ए अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री के अंदर। ठीक, ये 15,000 का है जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये आपका सीएफएस के अंदर एडजस्टमेंट होगी। और कुछ आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इसमें एन के प्रॉफिट में जो एम का शेयर है वो आ जाएगा 1,24,000। स्टूडेंट की ना क्वेरी आती है कि सर ये बताइए जो ये ट्रांजैक्शन हुई है इनका इंपैक्ट एम की बुक्स में क्यों नहीं आएगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एम की बुक्स में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एम की जो बुक्स है वो ऑलरेडी अपडेट करके दे रखी है 31 मार्च X2 के लिए, और ये ट्रांजैक्शन 31 मार्च X2 से पहले, तो उनका इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका होगा। ठीक, रिटेन अर्निंग कंसोलिडेटेड कितना बैलेंस आएगा, 450 माइनस 50,000 माइनस 15,000 प्लस 124, 5,09,000। आइए अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दोनों को जोड़ देंगे, कोई और एडजस्टमेंट यहां पे नहीं है, 10,55,000। उसके बाद गुडविल आपका आ जाएगा अमाउंट 4,05,000 से, डिवेंचर का अमाउंट कैंसिल हो जाएगा, इन्वेंट्री का अमाउंट 350 माइनस 20,000 प्लस 90,000 माइनस 15,000 प्लस 6,05,000। ट्रेड रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपका 150 प्लस 265 ये आएगा 415, है ना। नहीं सर, 60,000 से कॉन्ट्रा कैंसिल होगा, म्यूचुअल इंडेप्टनेस जो है, क्योंकि यहां पे ट्रेड रिसीवेबल है और एन की बुक्स में ट्रेड पेबल है ये वाला अमाउंट, तो ये एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल होगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस 60,000 अमाउंट आएगा 3,55,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 80,000, इसका टोटल आपका 120 प्लस 120 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से, रिटेन अर्निंग कंसोलिडेटेड जो है 5,09,000 से, एनसीआई का बैलेंस है, एनसीआई का बैलेंस कितने से सर 2,11,000 से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बोरोइंग की अगर हम बात करें तो डिबेंचर 3 लाख से 1 लाख का कैंसिल हो जाएगा अमाउंट 2 लाख। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर, मतलब करंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर आपका ट्रेड पेबल जो है 380 प्लस 80 460, ये 60,000 हमने ऐड किया, मतलब आपका एक तरीके से 380 प्लस 140 माइनस 60,000, तो अमाउंट 460 आ जाएगा नेट। अदर करंट लाइबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 240। आई अब हम बात करते हैं कि यहां पे इंस्टीट्यूट की साइड से क्या गलती हो रखी है। बड़े आराम से सोचेंगे दोस्त और आपको आंसर मिल जाएगा। 31 दिसंबर तक की हमें बैलेंस शीट अपडेट करके दे रखी है, बिल्कुल सर। तो जो ये 13% डिवेंचर हैं इसका एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा 3 मंथ का। हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो इंस्टीट्यूट ने एक तो मिस्टेक ये कर रखी है कि यहाँ पे 3 लाख जो है इसका 13% जो इंटरेस्ट है 3 मंथ का वो इग्नोर कर रखा है, जबकि वो बिल्कुल 100% आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में होता था, मई 18 से पहले जो ओल्ड कोर्स था ये उसमें होता था। इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को अब आपका आरटीपी में डाल दिया है, थोड़ा सा अपडेट करके, मतलब अपडेट क्या, ये इन्फॉर्मेशन जैसे एनसीआई की इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि वहाँ पे एनसीआई कैलकुलेट नहीं था, वहाँ पे आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था एएस की दुनिया के अंदर। ठीक,
बट इंस्टीट्यूट ने वहां पे भी इंटरेस्ट का इंपैक्ट नहीं ले रखा था और यहां पे भी इंपैक्ट उनसे रह गया, तो यहां पे इंपैक्ट आएगा 13% आपका 3 मंथ का। 3 लाख इंटू आपका 13% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट की क्वेरी आ सकती है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो EIR है वो अलग होगा, तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि EIR कितना अलग है, अदरवाइज प्राइमा फेसी क्या आएगा 9750 से यहाँ पे एक्रूड लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी और 9750 से आप क्या करेंगे, जो रिटेन्ड अर्निंग है पेरेंट सब्सिडरी कंपनी की 9750 से वो आप कम करेंगे यहां से। ठीक, एक बात और, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टोटल में से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका इंपैक्ट फिर यहां पे आ जाएगा आपका, मतलब 230 में से ये माइनस होना चाहिए, ये जो अमाउंट है यहां से माइनस होना चाहिए। अब बात करते हैं पेरेंट कंपनी की। पेरेंट कंपनी के लिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये डिवेंचर है जी सर। अब यहां पे जो फाइनेंशियल एसेट है उसे कैसे मेजर कर रखा है, एफईटी ओसीआई पे, एफईटी पीएल पे, या आपका एमोटाइज कॉस्ट मेथड। प्राइमा फेसी इस तरह के केस में एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगता है, तो यहां पे क्वेश्चन में ईआईआर देना चाहिए था और ईआईआर के बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो ये आपका कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग है आपका इन कंपेरिजन टू लायबिलिटी अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट के बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, ईआईआर के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और फिर इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट जो आपका इनकम रिकॉर्ड करेंगे हम, एक तरीके से इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा और यहाँ पे जो एक्रूड लायबिलिटी है उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे उतने अमाउंट तक ना। ठीक, तो वो सब इंस्टीट्यूट ने मिस कर रखा है इसके अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एएस के हिसाब से होता तो फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1 लाख का इंटरेस्ट आपका आ जाता, 1 लाख इंटू 13% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो उस केस में इंटरेस्ट आपका 3250 आ जाता। बट अब यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैरिंग अमाउंट के बेस पे इंटरेस्ट आएगा और ईआईआर के बेस पे आएगा, तो इंस्टीट्यूट ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। हम इंस्टीट्यूट को मेल कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट क्या करे, इस सॉल्यूशन को अपडेट कर दे अकॉर्डिंग टू दिस ना, कि आपको इंटरेस्ट का यहाँ पे इंपैक्ट लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ईआईआर बताना पड़ेगा। ठीक, एक बात और, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसके ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा तो हम उसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दे रखा। बट आप एक नोट डाल देना कि इन द गिवन क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दे रखा, इसलिए हमने एन की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन जो है वो 1 जनवरी X2 से लेके 31 मार्च X2 तक इग्नोर कर दिया है। चलिए जी, ये मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट की साइड से क्या मिस्टेक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मींस आपका P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एग्रीगेशन। ठीक, फॉर X1 X2 ऑफ वी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन आपका नॉर्मल P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा। रीमेजरमेंट गेन फ्रॉम डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट होते हैं, एक वो आइटम है जो एक दिन P&L से रूट होती है और एक वो आइटम है जो P&L से रूट नहीं होती। रीमेजरमेंट गेन फ्रॉम डिफाइंड बेनिफिट प्लान एज पर आपका इंडेस 19, ये नोट रिक्लासिफाइड टू P&L के अंदर आएगा, उस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक, गेन ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ये आपका रिक्लासिफिकेशन वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा OCI के अंदर। रिवोल्यूशन गेन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपका नोट रिक्लासिफाइड टू P&L अकाउंट के कैटेगरी के अंदर आएगा। फेयर वैल्यू चेंज ऑन फाइनेंशियल एसेट, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट है। इसने बोला फेयर वैल्यू चेंज है फाइनेंशियल एसेट के ऊपर ना। अब फाइनेंशियल एसेट को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, अगर हम FET-PL पे मेजर कर रहे हैं तो ये अमाउंट आपका P&L में जाएगा। अगर हम FET OCI पे मेजर कर रहे हैं तो उस केस में सर ये आपका OCI में जाएगा। OCI में किस कैटेगरी में, अगर ये इक्विटी है, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में सर ये आपका नोट रिक्लासिफाई में जाएगा। और अगर ये मान लो डेट में है तो उस केस में क्या आएगा, फिर आपका रिक्लासिफाई में जाएगा। ठीक, आइए एक बार मैं इंस्टीट्यूट का आंसर यहाँ पे टिक कराता हूँ। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो हमें आंसर दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक तो जो ये रिवैल्यूएशन गेन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो रखी है, तो ये अमाउंट आपका 850 आ जाएगा। फेयर वैल्यू चेंज ऑन फाइनेंशियल एसेट, वो ये मान के चल रही है कि ये आपका OCI है और OCI के अंदर एक तरीके से फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट वाली कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि वहां पे रिक्लासिफिकेशन अलाउड होता है। ठीक, तो ये अमाउंट आपका कम हो जाएगा 1450। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, आइए मिलके पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। X लिमिटेड हैज
टू होली ओन्ड सब्सिडरी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। एक्स कंपनी की दो 100% सब्सिडरी हैं। द कंपनी हैड एक्वायर्ड 100% इक्विटी शेयर ऑफ दीज कंपनी एज एट 1 अप्रैल X1। 1 अप्रैल X1 को एक्स कंपनी ने क्या किया, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर कर लिए। द इन्वेस्टमेंट वाज मेड एज अंडर, ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड है, इन्वेस्टेड है 1 अप्रैल X1 को। उसके बाद X1 X2 X2 X3 X3 X4 में जो ए लिमिटेड है उसको लॉस हुए कंटिन्यू और जो बी लिमिटेड है उसको प्रॉफिट हुए हैं। देखिए अगर हम CFS की बात करें तो CFS में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आपका एक तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। हम एक्वायरी कंपनी की एसेट और लायबिलिटी को अपने साथ मर्ज करते हैं। अब जब हम एक्वायरी कंपनी की एसेट और लायबिलिटी को अपने साथ मर्ज करते हैं तो ऐसा कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट आपका इनकम टैक्स में नहीं होता। इनकम टैक्स में स्टैंड अलोन का कॉन्सेप्ट होता है और इनकम टैक्स में स्टैंड अलोन के बेस पे जो टैक्स बेस एसेट और लायबिलिटी हम उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, CFS के अंदर जो आपका कंसोलिडेटेड अमाउंट होता है और जो भी उसके अंदर डिफरेंस होता है उसके ऊपर हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया होगा, ए लिमिटेड को जो अपने साथ कंसोलिडेट किया होगा तो ए लिमिटेड की नेट एसेट को कंसोलिडेट किया होगा। अगर मैं ये मान लूं कि ये इन्वेस्टमेंट है इक्वल टू आपका नेट एसेट है, क्योंकि क्वेश्चन ने गुडविल वगैरह अभी तक नहीं दी है, तो उस केस में हमने क्या किया होगा, 5 लाख नेट एसेट इंक्लूड की होगी और फिर जो भी एक्वायरी कंपनी को लॉस हुआ होगा उसकी वजह से नेट एसेट कम होगी। ठीक, ऐसे में अगर मैं बी लिमिटेड की बात करूं अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हमने क्या किया होगा, 5 लाख की नेट एसेट इंक्लूड की होगी। अगर कुछ गुडविल है तो साथ में गुडविल आ गई होगी। ठीक, और इतने अमाउंट से नेट एसेट इंक्रीज होगी। एज एट 31 March X4 in the standalone financial statement of X Limited, the future projection of company A Limited being negative, जो कंपनी A है इसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन नेगेटिव है। द एंटायर इन्वेस्टमेंट वाज इम्पेयर्ड बाय 5 लाख। ठीक है, क्योंकि SFS के अंदर तो क्या आ रहा होगा, 5 लाख का अमाउंट आ रहा होगा। हमने क्या किया, SFS के अंदर 5 लाख से इसे इम्पेयर्ड कर रखा है। द सेम वाज डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉ ऑफ X लिमिटेड जुरिडिक्शन। ठीक है, फर्दर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ X लिमिटेड द नेट एसेट इन रिलेशन टू A लिमिटेड वाज ऑल्सो फुली इम्पेयर्ड। देखिए अगर मैं इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करूं तो हमने क्या किया होगा, 1 अप्रैल X1 को 5 लाख नेट एसेट इंक्लूड की होगी। NCI है नहीं क्योंकि 100% होल्डिंग है और क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी तो वी एज्यूम कि यहाँ पे गुडविल भी नहीं है। ठीक, या कोई गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं, 5 लाख के हमने क्या किया, नेट एसेट अपने साथ इंक्लूड कर ली। अब 50,000 60,000 70,000 इससे क्या हुआ होगा, नेट एसेट अपनी रिड्यूस होगी। तो जो नेट एसेट आ रही होगी इन CFS इन रिगार्ड टू ए लिमिटेड वो कितने से आ रही होगी, 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 60,000 माइनस आपका 70,000 320 से। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्दर इन द CFS स्टेटमेंट ऑफ X लिमिटेड द नेट एसेट इन रिलेशन टू ए लिमिटेड वाज ऑल्सो फुल इम्पेयर्ड। हमने क्या किया, इस नेट एसेट को फुल इम्पेयर्ड कर रखा, तो जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा नेट एसेट को नील आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं ए लिमिटेड के रिगार्ड में तो जो कैरिंग अमाउंट है CFS के अंदर नेट एसेट का वो नील है, लेकिन जो टैक्स बेस रहा होगा वो आपका 5 लाख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। As at 31 March X4, B Limited has excess earning available which would be transferred to the holding company in future, but it cannot be repatriated in a tax free manner। अब वो ये कह रहा है कि जो एक्सेस अर्निंग अवेलेबल है हमने वो होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे आगे चल के। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब इस लाइन का क्या मीनिंग निकल के आता है। देखिए अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो कैरिंग अमाउंट कितने से आ रहा होगा सर, 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 ये 680 का अमाउंट आ रहा होगा। और टैक्स बेस कितने से होगा सर, टैक्स बेस इसका आपका 5 लाख से ही होगा। ठीक, ये जो लाइन लिखी है इसको अभी 1 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक, ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ X लिमिटेड रिक्वायर्ड would a deferred tax liability be recorded for the difference in the carrying value and the tax book value of the A Limited in the CFS? Assume no indexation benefit is available on the investment A Limited। देखिए अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट की बात करूं CFS के अंदर तो असेट का कैरिंग अमाउंट नील है। हमने एक बात डिस्कस करके कि आज के सेट फ्यूचर का एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करेंगे फ्यूचर में नील एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे 5 लाख से हमें एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे। अब इनकम टैक्स वाले अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे तो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कम होगी, तो फ्यूचर में जब टैक्सेबल इनकम कम होगी तो मेरे लिए क्या बन गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया कितने से 5 लाख से। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं DTA क्रिएट कर दूंगा। लेकिन आप एक चीज साथ में जरूर लिखेंगे कि इसके ऊपर DTA क्रिएट हो जाएगा 5 लाख के ऊपर जो टैक्स का रेट है उससे मल्टीप्लाई करके। टैक्स का रेट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम क्या बोलेंगे कि 5 लाख के ऊपर आपका DTA क्रिएट हो जाएगा। लेकिन
प्रूडेंट नॉर्म हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे। अगर फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम नहीं होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो उसके हम क्या करेंगे, डीटीए कैलकुलेट तो कर लेंगे, नोट्स में डिस्क्लोज भी कर देंगे, बट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक। आइए अब बात कर लेते हैं बी लिमिटेड के बारे में। कैरिंग अमाउंट कितने से, 680 से। हम क्या करेंगे, फ्यूचर में 680 क्लेम करेंगे इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इनकम टैक्स वाले 5 लाख का अमाउंट अलाउ करेंगे तो 180 से वो क्या करेंगे, अमाउंट को डिसअलाउ कर देंगे। जो 180 से वो अमाउंट को डिसअलाउ करेंगे तो मेरे लिए क्या बन गया, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया, जिसके ऊपर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 180 का, जिसके ऊपर मैं क्या करूंगा, डीटीएल क्रिएट कर लूंगा, ठीक। आपने एक तो आंसर ये लिखना है कि इसके ऊपर डीटीएल क्रिएट होगा। साथ में आपने एक एक्सप्लेनेशन और देनी है। इंडेस्ट वैल्यू ये कहता है पेरेंट कंपनी, या मैं से बोल सकता हूं इन्वेस्टर कंपनी, पेरेंट कंपनी अगर रिवर्सल ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस को कंट्रोल करती है और फोर्सेबल फ्यूचर में वो रिवर्सल नहीं हो पाएगा तो उस केस में फिर आप डीटीएल क्रिएट नहीं करेंगे। आप वो एक्सप्लेनेशन मोड लिख देना। हालांकि अगर आप आंसर देखें तो इंस्टीट्यूट ने आंसर दे रखा है कि जैसे मान लो इसमें से 1 लाख का ही हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में रिवर्सल करेंगे तो उसके ऊपर, या जो भी अमाउंट है, बल्कि मैं ऐसे बोल देता हूँ, अपनी साइड से बोल देता हूँ। जैसे मान लो हम कहते हैं कि इसमें से 50,000 का अमाउंट ही क्या हो पाएगा, रिवर्स मतलब फोर्सेबल फ्यूचर में टाइमिंग डिफरेंस जो है, टेम्परेरी डिफरेंस जो है, उसका रिवर्सल हो पाएगा क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में, हम उतना ही रिवर्सल करेंगे तो उसके ऊपर ही फिर आपका डिटेल क्रिएट होगा, ठीक। अब इस लाइन को पढ़िए एक बार अपना। बी लिमिटेड हैज एक्सेस अर्निंग अवेलेबल विच वुड बी ट्रांसफर्ड, मतलब हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जो डीटीएल को रिकॉर्ड करने से रोकने का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप टेम्परेरी डिफरेंस को कंट्रोल करते हैं और उसका रिवर्सल आप नियर फ्यूचर में नहीं, मतलब फोर्सेबल फ्यूचर में नहीं करने वाले, फोर्सेबल फ्यूचर में नहीं करने वाले, तो डीटीएल नहीं बनेगा। अब क्योंकि हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, डीटीएल बन जाएगा, ठीक। चलिए इसका आंसर एक बार रेफर कर लेना। वुड ए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बी रिकॉर्डेड इन द डिफरेंस फॉर द डिफरेंस इन द कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बुक वैल्यू ऑफ द बी लिमिटेड इन सीएफएस एज्यूम नॉन इंडेक्सेशन। हमने इसका आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखता है, एस लिमिटेड फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइड एसेट विद एन इंटरकंपनी लोन टेकन फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी पी लिमिटेड विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। ये समझते हैं, ये है पेरेंट कंपनी, ये है सब्सिडरी कंपनी। एस लिमिटेड को फाइनेंस किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइड एसेट के लिए विद एन इंटर कंपनी लोन टेकन फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी पी लिमिटेड विद इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। तो एस ने क्या किया, बोरोइंग ली है फ्रॉम पी लिमिटेड, किसके लिए, असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, क्वालिफाइड एसेट के लिए, और क्वालिफाइड एसेट कंस्ट्रक्शन। और पी ने क्या किया है, लोन प्रोवाइडेड किया है, किसको, एस को, ठीक, 7% के हिसाब से। पी लिमिटेड इन टर्न हैज ऑब्टेन्ड द सेड लोन फ्रॉम ए बैंक एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग इट टू एस लिमिटेड। यहां पे अगर आप देखेंगे तो पी ने भी क्या किया, ये लोन लिया है, लोन फ्रॉम बैंक। तो पी जब बैंक से लोन लेके आता है तो उसके लिए क्या बन जाएगा सर, उसके लिए आपका बोरोइंग बन जाएगी और बोरिंग कॉस्ट आएगी। लेकिन पी ने जब एस को लोन प्रोवाइड किया तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी, इट्स नॉट ए क्वालिफाइड एसेट, ठीक। तो हम अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बाद में देखेंगे, प्राइमा फेसी देखें तो एस ने पी से लोन लिया क्वालिफाइड एसेट के लिए, तो ये क्या करेगा, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगा, बट पी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेगा क्योंकि पी ने जो बोरिंग ले रखी है उसे क्वालिफाइड एसेट में यूज नहीं किया, ठीक। स्टेट हाउ द सेम विल बी ट्रीटेड इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी लिमिटेड एज पर इंड AS 23। देखिए अगर हम पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देयर इज बोरोइंग कॉस्ट, जी सर, बट नो क्वालिफाई असेट, तो नो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज। यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट है और आपका क्वालिफाई असेट है, और जब आपका अमाउंट इनकर्ड होगा ऑन क्वालिफाई असेट, नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कर देंगे, ठीक। अगर मैं CFS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये दोनों एक ही एंटिटी है। जब ये दोनों एक एंटिटी, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक से लोन लिया गया और बिजनेस के अंदर यूज हुआ है, किस पर्पज के लिए, सर क्वालिफाइड सेट के लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट यहां पे भी कैपिटलाइज कर देंगे क्योंकि देयर मस्ट बी बोरोइंग कॉस्ट, यस, अमाउंट इनकर्ड ऑन क्वालिफाइड सेट, मतलब आपका जो अमाउंट है बोरिंग कॉस्ट है यूटिलाइज हो रही है, आपका बोरिंग अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है आपका क्वालिफाइड सेट के लिए, यस, तो हम बोरिंग कॉस्ट को यहाँ पे कैपिटलाइज कर देंगे। हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पी ने ऐसे चार्ज किया था और जो बैंक ने पीछे चार्ज कर रखा, अगर वो अलग अलग है तो उसके इसमें हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि एस का बोरिंग कॉस्ट था, हमें उसको ग्रुप के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड हैज इनकर्ड ₹1 लाख ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑन ए प्रोजेक्ट टू डेवलप ए न्यू टाइप ऑफ फ्यूल एंड
हैज एक्सपेंसिस दीज कोस्ट। बिल्कुल ठीक है, अगर हम लोग रिसर्च फेज पे एक्सपेंडिचर इनकर करते तो हम उसे क्या करते हैं, एज पर इंडिया 38 पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट है। बी लिमिटेड परचेज द रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सर्टेन पेटेंट दैट हैव बीन रजिस्टर्ड बाय ए लिमिटेड फॉर 150 एंड रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल असेट। अगर आप ना इंडिया 38 को देखेंगे तो इंडिया 38 ये कहता है कि इंटेंजिबल असेट को अगर आप परचेज करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, इनिशियली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या करते हैं, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर वो सेल्फ जनरेटेड है और उस कैटेगरी के अंदर आती है जहां पे हम कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, तो रिसर्च फेज का खर्चा पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं और डेवलपमेंट फेज का खर्चा हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो बी ने इसे परचेज किया तो बी क्या करेगा, इसे 150 का इनिशियली रिकॉर्ड कर लेगा एट कॉस्ट प्राइस। ठीक। Subsequently, B Limited incur rupees 2 lakh of the expenditure on the completing the research phase and decide to develop the product commercially। तो B ने सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर रिसर्च के खर्चे किए तो ये अमाउंट पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनएल में जाएगा इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। It incur a further rupees 3 lakh of the cost in bringing the product to a stage where the condition for recognizing development cost as an internally generated intelligence set are met। अच्छा, यहां तक भी आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट नहीं हुआ, ये अमाउंट इनकर्ड होने के बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा तो इस अमाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। तो आपका 2 लाख प्लस 3 लाख ये आपका रिसर्च अमाउंट है, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक। फर्दर कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 मिलियन आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इनटू ए कंडीशन वेयर इट इज रेडी फॉर यूज इन द मैनर दैट मैनेजमेंट इंटेंडेड। अब हमने क्या किया, डेवलपमेंट फेज के बाद 1 मिलियन का खर्चा जो किया है इसके ऊपर, तो ये आपका डेवलपमेंट फेज का अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा इसके अंदर। तो 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख ये कैपिटलाइज कर देंगे। हाँ, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन है रिकवरेबल अमाउंट नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, 1150 पे इसे कैपिटलाइज कर देंगे। अगर रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे कम होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट इसे कैपिटलाइज करते हैं और जो डिफरेंस होता है उसे एज ए इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट एंड इनिशियल लॉस ऑफ 2 लाख आर इनकर्ड बिफोर द प्रोडक्ट रीचेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका मार्केटिंग कॉस्ट है, इसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। व्हाट कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज, तो बी क्या करेगा, 1150 से कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देगा। एक बार आप आंसर रीड कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगेन। ऑन 1 अप्रैल X0 ZX कंपनी ओरिजिनेट ए 10 ईयर 6% रुपीज 1 लाख लोन। 1 अप्रैल X0 को ZX ने क्या किया, ओरिजिनेट किया है 10 ईयर 6% 1 लाख का लोन। ठीक है जी। द लोन कैरी एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर एंड द लोन इज रीपेबल एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर 10। मतलब आपको इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 6% हर साल इंटरेस्ट पे होगा और 10 ईयर के बाद ये अमाउंट रीपे हो जाएगा पार वैल्यू। ठीक। ZX चार्ज 3000 नॉन रिफंडेबल लोन ऑर्गेनाइजेशन फी टू द बोरोवर। मतलब ZX यहाँ पे लोन देने वाला है तो इसके लिए क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी। 1 लाख का इसने क्या किया, लोन दिया, लेकिन इसने अमाउंट चार्ज कर लिया 3000 का नॉन रिफंडेबल बोरोवर से। तो एक तरीके से हमने जो अमाउंट पे किया, कितना पे किया, 97,000 एंड इट ऑल्सो इनकर 5,000 इन रिस्पेक्ट इन डायरेक्ट लोन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे जब तक ये हेल्ड एट FETPL नाउ। एक बार आगे देखते क्वेश्चन। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई दैट द बोरोवर हैज एन ऑप्शन टू प्रीपे द इंस्ट्रूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया कि जो बोरोवर है हैज एन ऑप्शन टू प्रीपे द इंस्ट्रूमेंट एंड दैट नो पेनल्टी विल बी चार्ज फॉर प्रीपेमेंट। ठीक है जी। वो ये कह रहा है कि बोरोवर जो है उसके पास ऑप्शन है प्रीपे का, बट कोई पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज भी नहीं करेंगे हम। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट मीट द SPPI क्राइटेरिया। इट मीन्स क्या कि हम इसे एमोटाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से मेजर करेंगे। एट इंसेप्शन ZX एक्सपेक्ट द बोरोवर नोट टू प्रीपे। जो ZX है वो प्रीपे नहीं करेगा। आगे देखिए क्या लिखता क्वेश्चन। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली 5.7317%। ये आपका EIR का रेट आ गया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इनिशियली इसे रिकॉर्ड करेंगे 1,02,000 पे। हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आपका 6,000 आएगा, लास्ट ईयर में जाके आपका 1,06,000 आ जाएगा। और इंटरेस्ट जो है हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट इनकम 5.7317 के हिसाब से। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का जो कैरिंग अमाउंट है 1,02,000 आ जाएगा। एंड व्हाट इंपैक्ट डज द प्रीपेमेंट फीचर हैव ऑन द एमोटाइज कॉस्ट कैलकुलेशन। वो कह रहा है कि प्रीपेमेंट फीचर का जो है उसका एमोटाइज कॉस्ट कैलकुलेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। जब भी प्रीपेमेंट की बात आती है ना तो एम्बेडेड डेरिवेटिव आता है।
हाँ सर, क्योंकि एम्बेडेड डेरिवेटिव बन गया। लेकिन एम्बेडेड डेरिवेटिव में जो हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं वो फाइनेंशियल एसेट के केस में नहीं करते, और यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल एसेट है। हाँ, अगर यहाँ पे मान लो प्री पेमेंट ऑप्शन का फीचर होता, एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ वो प्री पेमेंट कर सकता है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक्सपेक्टेड है कि वो 7 ईयर के बाद प्री पेमेंट, मतलब 7 ईयर में प्री पेमेंट कर देगा, मीन 7 ईयर के बाद पेमेंट कर देगा, 10 ईयर से पहले, तो 7 ईयर में पेमेंट कर देगा, तो प्री पेमेंट आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर अपना EIR उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक बार मैं आपको ये टेबल टिक करा देता हूं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखता है, एक्स लिमिटेड एग्री टू प्रोड्यूस 2000 कस्टमाइज्ड इंजन फॉर यूज बाय कस्टमर ए इन इट्स प्रोडक्ट। ठीक है जी, एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, 2000 कस्टमाइज इंजन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि यूज किया जाएगा कस्टमर ए के द्वारा उसके प्रोडक्ट में। एक्स लिमिटेड कंक्लूड दैट द इंजन विल ट्रांसफर टू कस्टमर ए ओवर टाइम, बिकॉज जो इंजन है वो ओवर द टाइम पीरियड ट्रांसफर होंगे। दे हैव नो अल्टरनेटिव यूज टू एक्स लिमिटेड, एक्स के लिए उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, एंड कस्टमर ए इज कॉन्ट्रेक्चुअली obligated टू पे एक्स लिमिटेड for any finished or in process engine including a reasonable margin if customer A terminate the contract when no fault of X limited। अगर आप देखेंगे ना तो ये लाइन लिखी है इंड AS 115 में, जहां पे रिवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में जो 3 कंडीशन दे रखे उसमें एक कंडीशन होती है कि एंटिटी के लिए जो वो असेट डेवलप कर रहा है उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअली राइट है, मतलब आपका लीगल राइट है कि वो क्या करेगा, अमाउंट रिसीव कर लेगा। उसका बाइंडिंग राइट होते हैं कि जितना उसने काम किया है असेट के ऊपर उतना अमाउंट वो रिसीव कर लेगा। ठीक, एक्स लिमिटेड ऑलरेडी हैज द प्रोसेस इन प्लेस टू प्रोड्यूस द इंजन एंड इज गिवन द डिजाइन बाय कस्टमर ए सच दैट एक्स लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू इनकर एनी सिग्निफिकेंट लर्निंग कर्व or design and development cost। X Limited use a method of measuring progress toward complete satisfaction of its manufacturing contract that take into account work in progress and finished goods controlled by customer A। Require state whether 2000 engine are distinct in the nature or not। ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है, क्योंकि जो कस्टमर ए है वो ईच इंजन को अपने जो उसके पास रिसोर्स से यूज कर सकता है, और कोई ये मतलब सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, इंजन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन आपका रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये अपना सेपरेट हो गया। ठीक, स्टेट वेदर 2000 इंजन इज ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और सच इंजन इज ए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखिए, अगर हम लोग सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस ट्रांसफर करते हैं तो एक सिंगल पीओ मानते हैं, लेकिन रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है, हम क्या करेंगे, इसे सिंगल पीओ मानेंगे, लेकिन रिवेन्यू जो रिकॉर्ड करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, इसका सोल्यूशन आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड हैज एक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर ₹100 लाख। ए ने क्या किया, 100 लाख का एक इक्विपमेंट एक्वायर किया। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 10 ईयर। ठीक है जी, जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर है। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज नील। जो रेजिडुअल वैल्यू है एस्टिमेटेड वो आपका नील है, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट आपका 100 ही आ जाएगा अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करना अपने SLM के बेस पर रिकॉर्ड करना है, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट आपका 100 है, यूजफुल लाइफ आपका 10 ईयर है, तो 10 पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। टू एनकरेज द एक्विजिशन ऑफ द एसेट द गवर्नमेंट विल गिव ए ग्रांट टू ए लिमिटेड टुवर्ड द परचेज ऑफ द इक्विपमेंट एज फॉलोज। गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रांट प्रोवाइड की है। कितने अमाउंट की अभी मेंशन नहीं। इफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट टारगेट आर अचीव्ड बाय द एंड ऑफ द 3rd ईयर, कुछ एम्प्लॉय को ज्वाइन करने का टारगेट दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट का टारगेट दे रखा है, अगर एंटिटी उसे अचीव करती है 3rd ईयर के एंड तक, तो ए को 10 लाख की ग्रांट मिलेगी और बाकी केस में ए को 5 लाख की ग्रांट मिलेगी। ठीक है जी। ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एट द एंड ऑफ द ईयर 1, डेट ऑफ एक्विजिशन पे मतलब जिस दिन हमने ये एसेट परचेज किया और ईयर 1 के एंड में ए लिमिटेड एक्सपेक्ट टू रिसीव ए ग्रांट ऑफ 10 लाख। ए को एक्सपेक्ट है कि वो 10 लाख की ग्रांट रिसीव कर लेगा। At the beginning of year 2, A Limited has revised the assessment in the light of the development and now expect that it will only receive a grant of 5 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली 10 लाख की ग्रांट कंसीडर करके चलेंगे, बाद में 5 लाख की ग्रांट कंसीडर करके चलेंगे, तो एक तरीके से रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा। ठीक, देयर वर नो एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रांट इन द प्रायर पीरियड, मतलब कोई भी एस्टिमेशन जो है उसमें एरर नहीं है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बन जाएगा।
ए लिमिटेड हैज असेस्ड एंड कंक्लूडेड दैट द ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू असेट, ठीक है जी। ए लिमिटेड प्रेजेंट गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द असेट इन द बैलेंस शीट बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। मतलब दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे और ओवर द पीरियड उसे एमोटाइज कर देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम असेट के कैरिंग अमाउंट में से कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। तो हमने क्या किया, रिडक्शन वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया है। रिक्वायर्ड, हाउ इज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द ग्रांट रिलेटेड असेट इज अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। देखिए, अगर यहाँ पे हम रिफंड की बात करें, मतलब जो 5 लाख से हमें ग्रांट कम करनी है उसकी बात करें, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमने डेफर्ड रिवेन्यू रिकॉर्ड कर रखी होती तो हम क्या करते, डेफर्ड रिवेन्यू को डेबिट करते, जो अमाउंट होता है अनएमोटाइज्ड, और डिफरेंस हम क्या करते हैं पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। लेकिन अगर हमने असेट में से अमाउंट रिड्यूस करके, तो हम लोग क्या करेंगे, असेट को डेबिट कर देंगे, टू बैंक आ जाएगा। लेकिन असेट को कितने से डेबिट करेंगे, कहता उतने अमाउंट से। अगर हम ग्रांट को रिड्यूस नहीं करते तो व्हाट वुड बी द अमाउंट, व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट। या हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम ग्रांट को रिड्यूस नहीं करते तो जो डेप्रिसिएशन आता, और अभी तक हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का उसे हम पीनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, डिफरेंस आपका असेट के अंदर आ जाएगा। आइए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। देखिए, हम यहां पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अगर हमें मतलब अगर 10 लाख की ग्रांट मिलती तो क्या होता, और 5 लाख की ग्रांट मिलती तो क्या होता। 10 लाख की ग्रांट मिलती तो 90 का अमाउंट आता जी सर। 5 लाख की ग्रांट मिलती तो 9.5 का अमाउंट आता। अब 95 का अमाउंट आता। डेप्रिसिएशन पर एनम कितने से आएगा सर, डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे 9.5 से और यहाँ पे 9 से, तो 2 ईयर का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा जी सर। तो ये अमाउंट आपका 18 आ गया 72, और ये अमाउंट आपका 19 आ गया 76। अब ग्रांट जो 5 है हमने वापस की एक तरीके से, तो 2 बैंक आ जाएगा कितने से, 5 से। डेबिट किसे करेंगे, पीपी को डेबिट कर देंगे आपका कितने से, 4 से, और 1 का अमाउंट पिनल अकाउंट में लेके चले जाएंगे एज ए डेप्रिसिएशन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। या हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 18, अगर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं आपका 19, तो 1 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 4 से एसेट को डेबिट कर देंगे। बैंक या ग्रांट रिसीवेबल, अगर ग्रांट रिसीवेबल है तो आपका क्रेडिट कर देंगे उसको, इक्विपमेंट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, ये वर्किंग दे रखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लेसी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद लेसर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। लेसी ने लेसर के साथ एक एग्रीमेंट किया 5 साल के लिए, टू लीज ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का फ्लोर लीज पे लिया है। लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक ए फिक्स्ड एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 420, टोटल पेमेंट आपका 21 लाख है ओवर द 5 ईयर टर्म। एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द 420 एनुअल पेमेंट कंप्राइजेस, जो 420 का अमाउंट हम हर साल पे करेंगे बीइंग ए लेसी, उसका एलोकेशन दे रखा। बिल्डिंग रेंट 240, कॉमन एरिया मेंटेनेंस सर्विस आपका नॉन लीज कंपोनेंट होगा 84, और ये आपका आ गया लीज कंपोनेंट। प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग इंश्योरेंस, अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 पेमेंटें हैं, ये किसी भी आपका लीज कंपोनेंट या नॉन लीज कंपोनेंट के लिए पेमेंट नहीं है। समटाइम इट हैपन लेसी कुछ ऐसी पेमेंट करता है जो किसी गुड्स सर्विस या असेट के अगेंस्ट नहीं है, तो हम उसे क्या करते हैं, उस अमाउंट को जो असेट ट्रांसफर हुई है, गुड्स सर्विस ट्रांसफर हुई है, उसमें एलोकेट कर देते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो 2 पेमेंटें हैं, ये किसी कंपोनेंट मतलब लीज कंपोनेंट नॉन लीज कंपोनेंट गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट नहीं है, तो हम इसका एलोकेशन क्या करेंगे, लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट में कर देंगे। एक बात और, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट और नो लीज कंपोनेंट है, या 2 से ज्यादा असेट लीज पे, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल पेमेंट होती है उसे स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से एलोकेट कर देते हैं। ठीक, एक बात को ध्यान रखेंगे, इररिस्पेक्टिव कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, जो स्टैंड अलोन प्राइस है उसके हिसाब से हम एलोकेट करते हैं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो 420 का एलोकेशन है ये अपने लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें यहां पे लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट जो है उसका स्टैंड अलोन प्राइस देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम इसे क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। From lessee perspective, the estimated standalone price of the building rent is 264, ठीक है जी, and the estimated standalone price of the common area maintenance service कितने से 96,000 से। तो हम क्या करेंगे, 420 को इस रेशो के हिसाब से एलोकेट कर देंगे, 264 प्लस 96,000 360, 264 डिवाइड बाई 360 73.33%, 26.6
0.67%, 420 into 73.33%, 307,986। ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। ये आपका लीज कंपोनेंट के लिए आ गया, नॉन लीज कंपोनेंट के लिए आ गया। आइए आगे देखते क्वेश्चन। Lassie has not elected to apply the practical expedient in paragraph 15 of the Ind AS 116 of not to separate non lease component from lease component। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो लीज की पेमेंट है उसे प्रेजेंट वैल्यू पे एज ए लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे थ्रू आरओवी एसेट, और ये जो अमाउंट है इसे क्या करेंगे, एज एंड व्हेन इनकर्ड होगा तब एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे। हेंस इट हैज टू सेपरेट नॉन लीज कंपोनेंट फ्रॉम द लीज कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक है। हाउ आर द अबव पेमेंट एलोकेटेड एंड अकाउंटेड फॉर बाय लेसी, हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 15। एन एंटिटी इन्वेस्ट इन ए 10-year बॉन्ड विद ए फेस वैल्यू 6 लाख बाय पेइंग 231,500। हमने क्या किया, 231,500 पे करके 6 लाख के बॉन्ड ले लिए। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो आ जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से, 10% से। एन एंटिटी रिकॉग्नाइज प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट इनकम इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ P&L ओवर द पीरियड ऑफ बॉन्ड। लेकिन जो अमाउंट रिसीव होगा वो अपना 6 लाख बाद में रिसीव होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे आपका कैश फ्लो के अंदर नहीं लेके आएंगे क्योंकि कैश भी रिसीव नहीं हुआ। हाँ, अगर हम इंडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपका इंटरेस्ट इनकम है उसे रिड्यूस कर देंगे ऑपरेटिंग में से। ठीक। हाउ द इंटरेस्ट इनकम विल बी ट्रीटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं आएगा। हाउ द मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ 6 लाख विल बी ट्रीटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट आपका एज ए प्रिंसिपल रिसीव हो जाएगा और जो डिफरेंस होगा वो एज ए इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा 10 ईयर के अंदर, मतलब 10th ईयर में। ठीक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दोनों इनफ्लो आएंगे, ये प्रिंसिपल के रूप में और डिफरेंस आपका इंटरेस्ट के रूप में। दैन इट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ द डीलिंग इन द सिक्योरिटी, हमने भी ये एज्यूम किया है। 368 आपका इंटरेस्ट के रूप में आ जाएगा और ये आपका बॉन्ड के रूप में आ जाएगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है ये आउटफ्लो हो गया स्टार्टिंग में। नो कैश फ्लो आएगा आपका ड्यूरिंग बॉन्ड पीरियड क्योंकि कोई कैश रिसीव नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 16। एन एंटिटी हैज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 1 million units of gas at 23 पैसे पर यूनिट गिविंग ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹230। एंटिटी ने क्या कर रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 230 में, जिसमें वो 1 million ऑफ गैस यूनिट क्या करेगी, परचेज करेगी। द करंट मार्केट प्राइस फॉर ए सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इज 16 पैसे पर यूनिट गिविंग ए प्राइस ऑफ 160। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट यहां ना करके आज करते हैं तो सेम कॉन्ट्रैक्ट हमें 160 में मिल जाएगा। तो क्या ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट होगा? देखिए दोस्त, मैं आपको बताऊं, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में हम कभी भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं कि हाँ अगर हम आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 70,000 का हमें फायदा हो जाता है और क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमें लॉस हो गया तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से हमें लॉस होगा। ध्यान रखना, ये बात लिख लें आप। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से हमें लॉस होगा। मींस अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूट करने पे रिवेन्यू आएगी उसके कंपैरिजन में जो हम लोग कॉस्ट इनकर्ड करेंगे वो कॉस्ट इनकर्ड जो होगी वो आपकी ज्यादा होगी, मतलब जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो ज्यादा होगी, रिवेन्यू कम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। हाँ, अगर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट तो उसके इसमें प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लोअर ऑफ टू ए, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने पे जो लॉस होगा, और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो हमें कितना पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो लोअर अमाउंट होगा उस पर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक, चलिए। द गैस विल बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच विल बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट। ये जो गैस है हम इसे यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जिसे हम प्रॉफिट पे सेल करेंगे। इसका मतलब क्या कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें लॉस हो नहीं रहा, तो ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से इस बात को सुन लो और नोट भी कर लो कि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एग्जीक्यूट करने में हमें लॉस होगा। यहां पे ये जो 1 million ऑफ गैस यूनिट है इसकी वजह से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे इससे तो वो प्रॉफिट में सेल होगी। ठीक, स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस, नो, कॉन्ट्रैक्ट ओनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक बार आंसर आप रीड कर लेना। सेकंड, एन एंटिटी हैज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 1 million यूनिट ऑफ गैस एट 23 पैसे पर यूनिट गिविंग ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 230। द करंट मार्केट प्राइस फॉर ए सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इज 16 पैसे पर यूनिट गिविंग ए प्राइस ऑफ 160। द गैस विल बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक आपकी बातें सेम है। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये वाली जो लाइन है ना,
ये विच विल बी सोल्ड, ये वाली चेंज हो रही। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड एट ए लॉस एंड द एंटिटी मेक एन ओवरऑल ऑपरेटिंग लॉस। ध्यान रखना, हम ऑपरेटिंग लॉस का प्रोविजन क्रिएट नहीं करते, लेकिन ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपेक्टेड लॉस है और जो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, विच एवर लोअर के हिसाब से हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक, ऑल ऑफ द गैस परचेज बाय द एंटिटी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग डेडिकेटेड एसेट। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड टू ए वाइड रेंज ऑफ कस्टमर, स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस। हाँ जी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में हमें लॉस हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है, इसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। और प्रोविजन कितना क्रिएट करेंगे, लोअर ऑफ टू ए लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और बी आपका आएगा टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ी। ठीक, अब टर्मिनेशन की इन्फॉर्मेशन देने रखी, और अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट उसकी इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन ने नहीं दे रखी। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, हम पहले क्या करेंगे, असेट को इंपेड कर लेंगे, क्योंकि जो असेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस में सोल्ड हो रही, तो असेट का इंपेयरमेंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर लॉस कैलकुलेट करेंगे ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन के लिए। थर्ड, an entity has a contract to purchase 1 million unit of gas at 23 paise per unit, giving a contract price of 230, same line लिखिए। The current market price for a similar contract is 16 paise per unit, giving a price of 160. The gas will be used to generate electricity, same बात लिखिए। However, the entity sell the gas under contract which it no longer need to a third party for 80 paise per unit, 5 पैसे below cost, मतलब 5 पैसे का हमें नुकसान हो रहा है। The entity determined that it would have to pay 55,000 to exit the purchase contract. अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 55,000 का अमाउंट आपको एज ए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और लॉस कितना हो रहा है, 1 मिलियन इंटू 5 पैसे, 50,000 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस, बिल्कुल। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस देन ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ द ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, 50,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। एक बार इसका सोल्यूशन आप रेफर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर एंडेड 31st March X1, an entity has a contract with a third party supplier. ठीक है जी, the entity wishes to terminate this contract in X1 X2, even though it will still have 2 years to run because it can enter into a cheaper contract with a new supplier. देखिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हमारे पास एक दूसरे सप्लायर का ऑप्शन है और हमें वहां पे सस्ता माल मिलेगा, बट इसकी वजह से वहां पे सस्ता माल मिलेगा, इसकी वजह से हम इसे ओनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक, it will incur a charge for terminating the contract. Does the entity have to provide in X or X1 for the contract that it will be exiting in X1 X2? क्या हमें यहाँ पे प्रोविजन वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस कॉन्ट्रैक्ट से हम बाहर होंगे X1 X2 में, उसके अगेंस्ट? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ओनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो सस्ता अवेलेबल है तो हम कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट का कंपैरिजन नहीं करते। तो कॉन्ट्रैक्ट ओनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए हम उसका प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जिट कर जाएंगे तो उसकी वजह से हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या टर्मिनेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो हम तब प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रोविजन तभी रिकॉर्ड करते हैं जब पास्ट इवेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम आज कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो पास्ट इवेंट। चलिए जी, इसी के साथ आरटीवी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।